देखो, अब क्वेश्चन नंबर जो आपका मेडिकल है उसमें से पूछो एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 है जो उसमें 5 क्वेश्चन है मेडिकल में। उसमें से जिसको कोई डाउट है, हाँ, फिर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। पहले एक्सरसाइज 4 का देख लो। एक्सरसाइज 4 में कोई क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे आज। अभी पूरा रिवीजन भी खत्म कर देंगे इसमें। तो फास्ट देखो कि जो एक्सरसाइज 4 है इसमें ये नीट, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, देखो, इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इक्वल मोल्स है। ठीक है। गैस आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर विद अ पिन होल थ्रू विच बोथ कैन एस्केप, जिससे दोनों के दोनों निकल सकते हैं। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन एस्केप in the time required for 1/2 of the hydrogen is escaped, कि कितना टाइम, जो दोनों के लिए टाइम है, देखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना फ्रैक्शन एस्केप होगा। ठीक है, उतने ही टाइम में जितने टाइम में 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन क्या होगा, एस्केप होगा। तो हमें इसमें से क्या निकालना है, मेन हमें यहां से क्या निकालना है 1/2, यानी कि सपोज करो आपने नंबर ऑफ मोल्स माना, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं। तो हमने कहा कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का है, सपोज करो एक्स है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एक्स पास्ट, हाँ। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के भी सेम हो जाएंगे, एक्स। आया समझ में? अब आपके पास देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हाफ मोल्स हाइड्रोजन के पास हो रहे हैं। अब देखो टाइम दोनों के लिए सेम है, तो आपको मैंने बताया था कि रेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या होगा, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन पास्ट हो रहे हैं टाइम में अपॉन जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पास्ट हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम तो दोनों के लिए सेम हो गया। ठीक है, टाइम तो दोनों के लिए सेम है, और इज इक्वल टू क्या करेंगे, अंडर रूट मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी पहले ऑक्सीजन आएगा, अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। सही है यहां तक? क्लियर है या नहीं है? जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पास हो रहे हैं अपॉन टाइम टी, क्योंकि दोनों के लिए टाइम सेम कह रहा है वो। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, देखो टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा, तो टाइम टाइम कैंसिल आउट हो जाएंगे। और वो कह रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो हाफ मॉलिक्यूल्स, हाफ पास हो रहा है, यानी हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं, हाफ पास्ट हो गए, यानी एक्स अपॉन 2 पास्ट हो गए। और अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट जो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन होता है वो होता है 32 अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हो गया 2। तो इसको इससे कर दो क्रॉस, तो ये आ जाएगा कितना, 16। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, सॉरी आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एक्स निकालना है मेरे ख्याल से। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपको फ्रैक्शन निकालना है, तो इसको करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। एक मिनट, हाँ, हाँ 1/2, सॉरी ये इसको 1/2 कर लो, सही है ये। ठीक है, अब यहां से करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 1/2 एक्स इज इक्वल टू 4। हाँ, 1/2 एक्स इज इक्वल टू 4 आएगा। इसे 1/2, हाइड्रोजन हाफ निकल रहा है ना, तो 1/2 हो गया, तो 1/2 एक्स इज इक्वल टू 4, इसको यहाँ ले जाओ, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8। इसको यहाँ ले गए, इसको अपॉन में ले आए। हाँ, हाइड्रोजन 1 कर रहा है, एक मिनट, हाँ। हाइड्रोजन का 1/2 हो रहा है ना। एक मिनट, फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में पूछा है उसने, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का कितना फ्रैक्शन एस्केप होगा। ठीक है,
और 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन इज एस्केप्ड, हाइड्रोजन है जो 1/2 एस्केप्ड हो गया। इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर। ठीक है, ओके 3 4 5 तीनों बता देते हैं। इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर विद अ पिन होल थ्रू विच बोथ कैन एस्केप। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एस्केप in the time required for 1/2 of the hydrogen is escaped। हाइड्रोजन का 1/2 एस्केप होगा तो उसके लिए ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसमें हमें ये अमाउंट पता नहीं एक्चुअल में, तो इसको हम एक्स मानेंगे। हमें ये पता नहीं है ना कितना अमाउंट हो रहा है यहाँ पे, तो इसको इसको हाइड्रोजन को तो हमने 1/2 कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे इसकी अमाउंट हमें पता नहीं है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है ये तो हमें पता नहीं है ना कितना एस्केप हो रहा है यहाँ से, तो इसको हम नंबर NO2 ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे NO2 ही आएगा यहाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/8। मैथमेटिकली कट हो जाएगा। मैथमेटिकली ये एक्चुअल में ये x नहीं है ना, ये कितना फ्रैक्शन हो रहा है, ये नंबर ऑफ मोल्स जो पास्ट है, तो ये पास्ट का हमें पता नहीं है ना, ये तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है x हमारे पास। x इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन कितना फ्रैक्शन पास हो रहा है वो है यहाँ पे, ये फॉर्मूले में है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पास हो रहे हैं। इन दोनों में फर्क है। देखो, अगर मैंने कहा NO2, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब हुआ कि कितना जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पास्ट थ्रू पिन होल। अब ये पूरा का पूरा पास थोड़ी हो रहा है, ये पूरा का पूरा पास होता तो हम इसे x लिख देते, लेकिन ये पूरा का पूरा पास नहीं हो रहा है, यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पास नहीं हो रहा है, ये कितना फ्रैक्शन है, कितना वैल्यू है इसकी जो इसकी पास हो रही है। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो क्वेश्चन क्या होता है, जब रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है इज इक्वल टू, ये नहीं कहा मैंने कि अगर मैंने कहा ऑक्सीजन के 5 मोल है तो पांचों के पांचों पास हो जाएंगे, क्या ये पॉसिबल है? कि मैंने कहा कि अगर ऑक्सीजन के 5 मोल है तो क्या पांचों के पांचों पास हो जाएंगे? बताओ। नहीं होंगे ना। तो सपोज मैंने कहा कि नाइट्रोजन का NO2 मोल्स पास हो रहे हैं। अब देखो इसे अच्छी तरह से फिर से समझ लो एक बार। नाइट्रोजन के NO2 मोल्स पास्ट हो रहे हैं, आया समझ में? नाइट्रोजन के NO2 मोल पास्ट हो रहे हैं, और हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, जितना हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स पास्ट हो रहे हैं अपॉन टाइम। ठीक है, अब हाइड्रोजन का चलो आपने लिख दिया x/2। ठीक है, x/2 लिख दिया आपने हाइड्रोजन के लिए, और इसके लिए मैं NO2 लिखूंगा ना, इसका तो मुझे पता नहीं है, इसका मैं पूरा x थोड़ी लिखूंगा। आया समझ में? इसको x नहीं लिखना है, x x लिखोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको इस दूसरे लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। ये समझ में आ गया सबको कि इसको मैंने x नहीं लिखना है, क्योंकि पूरा का पूरा ऑक्सीजन पास नहीं हो रहा है, इसका कुछ फ्रैक्शन पास हो रहा है। ठीक है, अब आया समझ में? हाँ, ये वाला। तो अब मैं फॉर्मूले में पुट करता हूं। अब फॉर्मूले में देखो मैंने लिखा R हाइड्रोजन अपॉन RO2 इज इक्वल टू, ये तो चलो आपने लिखा x/2। ठीक है, और अपॉन T, और इससे लिख दो NO2 अपॉन T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हो गए 32 अपॉन हाइड्रोजन के हो गए 2, यानी 16, और अंडर रूट 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे समझो, अब इसे देखो, x/2 इंटू NO2 इज इक्वल टू 4। यहां तक समझ में आ गया आपको? तो NO2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NO2 इज इक्वल टू हो जाएगा x/8। ठीक है, NO2 इज इक्वल टू यानी x/8 हो रहा है ना। अब समझ में आया कि NO2 का मतलब कितना हुआ, कि जितना नंबर ऑफ मोल्स थे उसका 1/8, 1/8 फ्रैक्शन क्या हो गया, यहां से पास आउट हो गया। चलो x की टर्म्स में बता दिया, अब तो समझ में आया आपको कि नंबर ऑफ मोल्स का 1/8 पास आउट होगा। क्लियर है? अब एनी डाउट?
तो कभी भी ये मत समझना कि जितने रेट लिखा है तो रेट का मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स पास्ड हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कभी मत करना, जितने नंबर ऑफ मोल्स पास्ड हो रहे हैं थ्रू थ्रू पिन होल अपॉन टाइम, ये है इसका फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ मोल्स नहीं है इसमें, बस ये डिफरेंस है। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आ गया सबको। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 4 वैल्यूज दी है 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 ही कंपाउंड दिए हुए। ये क्या है, मिसिंग है थोड़ा सा, कई बार क्या होता है इसमें मिसिंग हो जाती है, यहाँ पे 2 ही 2 और ये भी NH3 होना चाहिए, इसने NH किया हुआ है, तो थोड़ा सा कई बार क्या होता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जरा बुक को भी एक बार ढंग से देख लो, कई बार बुक में मिस्टेक होती है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन रॉन्ग है। वैसे ये NH3 की वैल्यू है, आपको पहले भी बता दिया था, ये वाली NH3 की वैल्यू है 4.18, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिसकी A की वैल्यू ज्यादा होगी, देखो वैन डर वाल्स कांस्टेंट यानी A की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो इजीली लिक्विफाइड हो जाएगा। तो A की वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, तो A की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी तो A की वैल्यू NH3 की सबसे ज्यादा है, तो NH3 आंसर हो जाएगा। पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है हमने, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पहले भी हुआ है। अंश क्या कह रहे हो आप, ये समझ में आ गया। वैसे NH3 की वैल्यू 4.17 और जिसकी A की वैल्यू ज्यादा होगी वो जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगा। तो लिक्विफाइड कौन होगा, NH3, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाँ इसमें सही का आंसर पीछे भी है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ। मैंने कहा था A और B वैंडरवाल में A और B से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, करेक्शन फैक्टर ए, करेक्शन फैक्टर ए वही आ गया ऑफ ए आइडियल गैस इक्वेशन। तो ए किसको बताता है, ए बताता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसीलिए वो इजिली लिक्विफाइड भी हो जाएगा, ठीक है। इजिली लिक्विफाइड क्यों होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ए किसको डिनोट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे निकलेगा, मोलर मास से, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले की ए की वैल्यू ज्यादा होती है। इसे याद करना है थोड़ा सा, ऐसे नहीं चलेगा, जब तक आप याद नहीं करोगे, थोड़ा लर्निंग पोर्शन है इसमें, ठीक है, वो करना पड़ेगा आपको याद। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 क्या है, ए गैस एट 350 केल्विन एंड 15 बार हैज मोलर मास 20% स्मॉलर। 20% स्मॉलर का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो वॉल्यूम है वो रियल गैस का क्या होता है, कम हो गया। खुद सोचो आप, 20% स्मॉलर हो गया आइडियल गैस से, तो आप इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियल गैस होता है, रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से, देखो क्वेश्चन नंबर 5, आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है रियल गैस से, सीधी सी बात ही होगी, क्योंकि वो कह रहा है कि जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है उससे रियल गैस का वॉल्यूम 20% कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वी आइडियल है वी रियल से ज्यादा है। तो ये किस केस में होता है, जेड जब ग्रेटर देन 1 होगा या जेड जब लेसर देन 1 होगा। इस केस में वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस का ज्यादा होगा। बताओ फर्स्ट या सेकंड, किस केस में, फर्स्ट या सेकंड। हाँ सार्थ सही आंसर है। ठीक है, पृथ्वीराज सही आंसर, और रुजुल नहीं, रुजुल मिस कर गया। देखो मैंने क्या कहा था, हाँ अलार्म सही आंसर है, जेड इज इक्वल टू अदिति सही आंसर है, वी रियल अपॉन वी आइडियल। अब इस केस में देखो, अगर वी आइडियल ज्यादा है तो वी आइडियल ज्यादा कब होगा, जब जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी, ये वाला वी रियल अपॉन वी आइडियल या पीवी अपॉन एनआरटी, ये थोड़े से याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जेड इज लेस देन 1, तभी तो आइडियल ज्यादा होगा रियल से, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है आपने कि वॉल्यूम कम क्यों होगा, जब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तभी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम पास पास आ जाएंगे। वॉल्यूम ने क्या, मॉलिक्यूल दूर दूर थे,
लेकिन जैसे इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, थोड़े पास पास आ जाएंगे। खुद सोचो, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल के बीच में, तो जितना इतना बड़ा वॉल्यूम था, क्या हुआ, थोड़ा सा मॉलिक्यूल पास पास आ गया। तभी मैंने कहा था कि ए की वैल्यू बढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ए बढ़ेगा यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस केस में ये है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड जेड इज लेस देन 1। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5। यस, कोई है जिसको डाउट है? 1 to 5 में कोई क्वेश्चन है ऐसा जिसमें डाउट है? नीट के क्वेश्चन थोड़े आसानी है। अब आ जाओ जेई मेंस के प्रीवियस ईयर में। जेई मेंस प्रीवियस ईयर, इसमें पूछो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 ही है इसमें टोटल, 1 to 8। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जेई मेंस प्रीवियस ईयर में। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, सिद्धि मनाली सार्थ। तो देखो इसमें है टू क्लोज्ड बल्ब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स वी। आपको देखो क्वेश्चन के साथ साथ चलते चले जाना है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर करने आप। तो इसमें क्या लिखा है, टू क्लोज्ड बल्ब्स, आपने दो बल्ब बना दिए यहां से, एक बल्ब ये बना दिया, एक बल्ब ये बना दिया, ठीक है। और वो कह रहा है दोनों का वॉल्यूम वी है, इसका भी वॉल्यूम वी है, इसका भी वॉल्यूम वी है, ठीक है। कंटेनिंग एन आइडियल गैस इनिशियली एट प्रेशर पी आई एंड टेम्परेचर टी आई, ठीक है। तो इसका प्रेशर भी पी आई है दोनों का, और टेम्परेचर भी T1 कर लो या टी आई कर लो, ठीक है। तो दोनों का सेम हो गया। अब आपने क्या किया, आर कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। इसका एक नैरो ट्यूब से आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। इसके बाद ठीक है, इसके बाद आपने इसे नैरो ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। देखो इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है क्योंकि इसके बाद भी तो वॉल्यूम चला जाएगा गैस पे। अब वो कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ वन ऑफ द बल्ब रेज टू T2। आप इसमें से किसी का भी एक टेम्परेचर को क्या कर दो, T2 कर दो। इसको 1 ही मान लो, यहाँ 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो द फाइनल प्रेशर PF इज, अब आपको बताना है इसका फाइनल प्रेशर PF कितना होगा, ठीक है। फाइनल प्रेशर PF कितना होगा इसका। तो आपको क्या करना है कि जब तीनों चीज दी होती तो इसमें गैस इक्वेशन काम करता है। तो गैस इक्वेशन क्या था, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। तो ये तो तब था जब दो गैस है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन ये दोनों की अलग अलग है और दूसरी कंडीशन अलग है। तो इसमें भी क्या होगा, जब भी आप मिक्सचर करोगे इस टाइप का, मिक्सचर में हम प्लस कर देते हैं, यानी कि पहले प्रेशर कितना है, पी आई प्रेशर है, वॉल्यूम वी है अपॉन T1 प्लस ये तो इसके लिए आ गया, और ये इसके लिए क्या होगा फिर PIV अपॉन T1, इसके लिए भी यही हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, अब फाइनल प्रेशर की बात करेंगे तो पहले इसका फाइनल प्रेशर कितना होगा, PF वॉल्यूम तो V है अपॉन टेम्परेचर, एक का तो T1 ही रहेगा, और एक का उसने कहा है बढ़ा के हमने क्या कर दिया, T2 कर दिया। देखो इसका फाइनल प्रेशर PF हो गया, वॉल्यूम तो V ही रहेगा, और इसका टेम्परेचर एक का कह रहा हूं, एक बल्ब का टेम्परेचर आपने बढ़ा के T2 कर दिया। अब इसमें रिलेशनशिप बताओ, इसमें बताओ PF की वैल्यू क्या आएगी, कोई बता सकता है? अब इसमें देखो V कॉमन है, V को निकाल दो, यहां से V को कैंसिल आउट कर दो, V कॉमन लिया, V कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप बताओ PF की वैल्यू कैसे निकालोगे, PF की वैल्यू कैसे निकालोगे? निकल सकता है PF की वैल्यू, कैलकुलेशन करना है। देखो इन दोनों का एलसीएम लिया आपने तो एलसीएम कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा, है ना। और ये क्या होगा, PI प्लस PI, PI प्लस PI इज इक्वल टू, इसका लोगे तो क्या आएगा, T1 प्लस T2 आ जाएगा, ठीक है। अब T1 प्लस T2 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको PF को कॉमन ले लो,
पी एफ कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा T2, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा T2 T1। हाँ वेरी गुड प्रसाद, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से बन गया आपके पास। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करके आंसर निकाल दो, निकल जाएगा पी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये 2 pi हो जाएगा, इसको यहां से यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 pi इंटू T1 T2 अपॉन यहां आ जाएगा T1, और ये T2 प्लस T1। आ रहा है समझ में? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ना? ओके, तो ऐसे इसको इस तरीके से खुद करके देखो एक बार। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ कौन सा करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास 0.5 मोल्स ऑफ गैस ए। ठीक है, क्वेश्चन को हम साथ साथ करते चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसमें लिखा हुआ है 0.5 मोल्स ऑफ ए। तो जो ए के नंबर ऑफ मोल्स है वो दिए हुए हैं 0.5, ठीक है, मोल्स, और बी के मोल्स दिए हुए हैं एक्स मोल। ठीक है, तो टोटल मोल्स किसके कितने हो गए, इसके टोटल मोल्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.5 प्लस एक्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसमें जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है 200 पास्कल, यानी कि जो प्रेशर है टोटल दैट इज 200 पास्कल, और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 मीटर क्यूब, और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 1000, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू 1000 केल्विन। अब देखो इसमें आर की वैल्यू इसने मिस कर दी है, तो आर की वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ पे जूल में होती है 8.314 जूल। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल, थोड़ा याद रखना पड़ेगा 8.314। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो आपको तीनों चीज दी हुई है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हमने देखना है गिवन क्या है, हमें गिवन के बेस पे क्वेश्चन आंसर करना है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस वी हैव। तो हमने क्या देखना है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्या है, पीवी दिया हुआ है और आरटी एन, नंबर ऑफ मोल्स यानी एन। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आया समझ में? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से सॉल्व हो जाएगा ये बस। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, देखो P की जगह पे हम क्या लिखेंगे 200, V की जगह पे हम क्या लिखेंगे 10, T की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1000, R की जगह पे हम क्या लिखेंगे ये 8.314, और N की जगह पे नंबर ऑफ मोस्ट टोटल देखे जाएंगे A और B के 0.5 प्लस X। आया समझ में? यहां से देखो X आपके पास अननोन है, बाकी सारी वैल्यू दी हुई है। पास्कल यूनिट उसकी होती है, किसकी, एसआई यूनिट पास्कल ही होती है इसकी। एसआई यूनिट में चल रहा है ना, मीटर ये हो गया, पास्कल ये हो गया, जूल हो गया, ये सारी एसआई यूनिट हो रही है, तो एसआई यूनिट में ही चलता चला जा रहा है। अगर आप यहाँ पे एटीएम में लिखते हो तो एटीएम में ये वाला नहीं होता, आर के लिए, आर के लिए एटीएम की वैल्यू होती है 0.0821 करके होता है। ठीक है, एटीएम में अगर आप लेते हो प्रेशर को, तो प्रेशर में आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये तो क्वेश्चन टेक्निकल चीज है। अगर यहाँ पे मैंने एटीएम वगैरह में चेंज कर दिया तो आर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आर की वैल्यू जूल में है, जूल पर केल्विन पर उसमें एसआई यूनिट है ये। एसआई यूनिट को एटीएम में चेंज करेंगे तो यहाँ आर की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आप रख के कर सकते हो या इसे करके दिखाऊं मैं, न्यूमेरिकल इसकी वैल्यू को निकाल के दिखाना है या हो जाएगा, हो जाएगा ना? ठीक है, एक बार कोशिश करके देखो, नहीं आता तो दोबारा मुझे पूछो, और बताओ, एक बार खुद ट्राई करके देखोगे तो आ जाएगा आपको।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फिक्स 4 एंड 5, चलो दोनों बता देते हैं 4 एंड 5। ठीक है, 4 एंड 5 में देखो क्या होता है कि कंसीडर, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द वैन-डेर-वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग गैसेस। ए की वैल्यू आपको दे दी और बी की वैल्यू आपको दे दी, और उसने क्या पूछा है, विच गैस इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आप में से किसी को क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला पता है? क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला पता है या नहीं पता है, बताओ। क्रिटिकल टेम्परेचर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, किसी को फॉर्मूला पता है क्रिटिकल टेम्परेचर का? क्वेश्चन नंबर 4 में क्रिटिकल टेम्परेचर इज इक्वल टू 8A/27 RB, इस तरीके से था कुछ फॉर्मूला, यस या नो? यस, ठीक है। अब देखो इन सब के लिए ये वाला तो कांस्टेंट रहेगा ना, ये तो सबके लिए कांस्टेंट है, तो इतना कैलकुलेशन करने की मुझे जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, हर एक का A/B निकालो। आया समझ में? क्योंकि ये तो सबके लिए मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो इसको छोड़ दो आप। हमने क्या करना है, शॉर्टकट ट्रिक करनी है बस। शॉर्टकट में क्या करना है, A/B की वैल्यू निकालो। जिसकी A/B की वैल्यू ज्यादा होगी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। आया समझ में? क्योंकि इतना करके हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, बात तो एक ही हो गई। तो हमने क्या किया, इसको हटा दिया, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन है, सेम है, तो उसको हमें जरूरत नहीं है। हमें ए और बी वैरी दी हुई है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, आर्गन लिया, आर्गन में किया ए की वैल्यू है 1/3, हाँ 60, लेकिन पूरा देखो अभी, दूसरा है 3.2। सेकेंड है नियोन, नियोन की वैल्यू दी है आपको 0.2 एंड 1.7। किसकी वैल्यू ज्यादा लग रही है आपको बताओ? क्रिप्टन है, क्रिप्टन दिया हुआ है 5.1/1.0, और जिनॉन की वैल्यू दी हुई है 4.1, हाँ अंश गांधी सही आंसर है, 4.1/5.0। देखो अब आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, 60 सही है प्रसाद। तो सिंपल ट्रिक करना है आपने, पर फॉर्मूले याद होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके। हाँ मनाली सही आंसर है। इसमें देखो सिंपल, आपको यहाँ दिखने से लग रहा है 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी आएगी, बाकी को करने की जरूरत नहीं। देखो ये 1 से कम आएगा, ये भी 1 से कम आएगा, ये भी 1 से कम आएगा, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, KR की। हाँ बाकी सब 1 से कम है, सही का। आया समझ में फोर्थ वाला क्वेश्चन? अब आते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, ज्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन आपको मैं ग्राफ के बेस पे से बता देता हूँ। देखो ग्राफ के बेस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा, आपको फिर से रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे। क्वेश्चन देखो क्या है, एट द गिवन टेम्परेचर टी गैसेस नियॉन आर्गन जिनॉन क्रिप्टन का आपको ये डेरिवेशन दे दी। कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको ग्राफ किसका पूछा हुआ है, देखो ग्राफ पूछा हुआ है जेड वर्सेस पी, और यहाँ पे जेड कोई दिया नहीं हुआ है, तो आपको इस फॉर्मूले से जेड निकालना है। बहुत ध्यान से देखो इससे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, बस ज्यादा नहीं है। ये फॉर्मूला क्या है, देखो पीवी इज इक्वल टू RT अपॉन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, देखो P इज इक्वल टू RT अपॉन V माइनस P। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ग्राफ पूछा है जेड वर्सेस P का, P तो दिया है, जेड दिया ही नहीं है मुझे, तो पता नहीं चलेगा। मैंने क्या किया, जेड निकालने के लिए इसको यहां से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, P V माइनस B इज इक्वल टू RT। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू RT। अब इसको सबको RT से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई RT, डिवाइडेड बाई RT। RT से सबको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, PB अपॉन RT। अब ये देखो, ये यहां से यहां जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, RT अपॉन RT प्लस PB अपॉन RT। आया समझ में? अब देखो हमें पता है पीबी अपॉन RT इज इक्वल टू क्या होता है, जेड। अब हम जेड में ले आए इसे, इज इक्वल टू इसको हमने किया 1 आ गया, और ये हो गया आपका PB अपॉन RT। इतना आ गया समझ में? अब बताओ जेड और P के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली है या इनवर्सली है?
बता सकते हो? हाँ प्रसाद, वेरी गुड। अगर हमने पी की वैल्यू को बढ़ाया, सार्थ सही है, अदिति सही है, मनाली सही है, यही होता है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि जेड को बढ़ाएंगे, मनाली सही है, पी बढ़ेगा जेड भी बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे सीधा सा हो गया पी। लेकिन मैंने आपको कहा था कभी भी अब अगर आपको ग्राफ बनाना होगा तो हम क्या करते हैं, कौन सी चीज को यूज करते हैं पता है आपको? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखो इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ दिया हुआ है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है, यानी कि ग्राफ यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये वैल्यू सी होती है, ध्यान रखना, दिस इज इंटरसेप्ट। ये कुछ ना कुछ, क्योंकि वन तो होगा ही, अगर आपने इसे जीरो रखा तो जेड जीरो थोड़ी होगा, जेड तो वन होगा ना, जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी अगर आपने इसे जीरो रखा है तो। समझ में आया? इसका मतलब अगर आपने पी को जीरो भी रख दिया तो भी जेड जीरो नहीं होगा, इसीलिए ध्यान रखना ये यहां से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से करोगे तो गलत हो जाएगा, इसमें इंटरसेप्ट लेना पड़ता है, ये सी, दिस इज इंटरसेप्ट। आया समझ में? ये वन दिया हुआ तो ये वन वाली वैल्यू हो गई आपकी। अब ये ग्राफ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ऐसा होगा। और इसमें देखो y इक्वल टू एम तो हो गया आपका p, और स्लोप सॉरी एक्स एक्सेस हो गया p, तो आपका स्लोप क्या होगा? b अपॉन आर टी, b अपॉन आर टी स्लोप। समझ में आया? ये स्लोप है आपका, स्लोप को और हमेशा m से दिखाते हैं, m, तो स्लोप हो गया m। समझ में आया कि नहीं आया? स्लोप कितना हो गया? b अपॉन आर टी। बी कैसे आया देखो, b अपॉन आर टी, और एक्स एक्सेस में हमने क्या लिया हुआ है? p लिया हुआ है। आया समझ में? तो जेड और पी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये स्लोप हो जाएगा और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। कभी भी ग्राफ के क्वेश्चन में इस तरीके से ही सॉल्व होता है। तो ये बन गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है? बी पे, सीधी सी बात है। देखो स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है? स्लोप ज्यादा होगा अगर बी की वैल्यू ज्यादा हो गई तो। अब हमें पता है बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है इफेक्टिव साइज या वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम या इफेक्टिव साइज। पता है ना आपको v कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यहां देखो b की वैल्यू इनमें से सबसे ज्यादा किसकी होगी? b की वैल्यू इनमें से सबसे ज्यादा किसकी होगी? कोई बता सकता है b की वैल्यू इनमें से सबसे ज्यादा किसकी होगी? हाँ मनाली सही आंसर है, सार्थ सही आंसर है, पृथ्वीराज वेरी गुड। जिसका साइज बड़ा होगा, आयुष बिल्कुल सही है, अदिति वेरी गुड, और सुचित्रा मिस कर गए थोड़ा सा, अंश गांधी सही आंसर है। तो देखो साइज का पता कैसे चलेगा? ये नोबल गैस है, देखो ये नोबल गैस क्या है? हीना, नीना और करीना जैसी रानी, ये क्या है आपके पास? ये है नोबल गैस दिया हुआ है। ऊपर से नीचे तक साइज क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे तक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, साइज बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा साइज किसका है? यहां से जिनॉन का, तो जिनॉन यानी थर्ड आंसर। आया समझ में? तो क्वेश्चन थोड़ा सा इसने घुमाया हुआ है, इसीलिए तो मेंस लेवल का क्वेश्चन है कि थोड़ा सा आपको टेक्निकली क्या करते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट कर देते। समझ में आया? अब पूछो क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर इसके आगे का पूछो जरा। इसीलिए कहते हैं देखो क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होते हैं। आपको मैं और क्वेश्चन देता हूं, मैंने आपको दिए भी हुए हैं क्वेश्चन, उससे भी करो, उससे भी हम एक्स्ट्रा टाइम में सॉल्व करेंगे। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना क्या होगा? उतना कमांड ज्यादा अच्छी होती है। आपने पढ़ा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्वेश्चन 67 कोई क्वेश्चन नहीं है सर, यहाँ केवल 8 तक है क्वेश्चन, ओनली ओनली फॉर 8। 67 टोटल नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ टोटल तो हो जाएंगे। अच्छा 6 और 7, ओके 6 7, चलो 6 7 सभी बता देते हैं फिर तो। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, आपको ए की वैल्यू दे दी, देखो ए बी सी डी में ए की वैल्यू दे दी है, बी की वैल्यू भी दे दी है। आपको पता है कि ए क्या चीज बताता है? ए बताता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वॉल्यूम कम होता जाएगा, सीधी सी बात है। आया समझ में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब वो पास पास आ जाएंगी गैसेस, ठीक।
और बी आपको क्या बताता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का साइज। तो एक मॉलिक्यूल का साइज अगर बी की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो लेस कंप्रेसिबल होगा, ठीक है। बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, देखो बी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो वो लेस कंप्रेसिबल होगा, कंप्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का साइज हमने क्या कहा था, वी माइनस बी, तो बी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, इफेक्टिव वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम